हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए हमने जो जीके जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो उसके आपके यहाँ पे टेस्ट 5 देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट 125 क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर और प्लेलिस्ट में वहाँ पर जो है लिंक मिल जाएगा, आप जो है प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ पर आप फाइनल एग्जाम विद आशीष सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आपको जवाब करना है कमेंट करके, इसका सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और आपका टाइमर स्टार्ट है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो माउंट आबू जो है आपके अरावली पर्वत, उसके सबसे ऊंचे शिखर गुरु शिखर पर स्थित है। ये एक जैन मंदिर है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया। तो जो चालुक्य शासक, तो ध्यान रखना कौन किसकी बात की जा रही है, चालुक्य शासक। ठीक है, चालुक्य शासक भीम, इनके मंत्री वास्तुपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे पड़ेगा, राजस्थान में। तो इन चीज़ों को आपको क्लियर याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आके देखेंगे अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पदार्थ जो हैं वो अधिकतम कितने, मतलब उनकी संख्या हो सकती है। जैसे कि आपको नॉर्मली जो है पता होता है कि एक होता है ठोस, एक होता है तरल यानी द्रव, आप कह सकते हो ठोस, द्रव और गैस। ये अधिकतर सबको पता है, यानी 1 2 3 तो सबको पता है। जो चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। ठीक है, ये हमारी चारों जो है कैसी हैं, प्रकृति हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, लेकिन एक जो आपकी पांचवी है, आपके 4 जो है नेचुरल हैं जो प्राकृतिक हैं, लेकिन जो पांचवी अवस्था पदार्थ की बनाई उसका नाम क्या है, मानव निर्मित है, वो आर्टिफिशियल है, उसका नाम क्या है, बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस आइंस्टीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोस आइंस्टीन जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जो कि आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसकी अगर यहाँ पे बात करेंगे तो रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, वह बैंक दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ले रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आपको कहा जाए, अच्छा एक चीज़ और, रिवर्स रेपो जो बैंक है आपका यहाँ पे, ये हमेशा परिवर्तन होता है। तो इस समय जो है 3.35 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर बैंक दर की बात करें, जो यहाँ पे बैंक रेट है उसकी बात करें, तो आरबीआई जो होती है, यानी जिस पर रिजर्व बैंक जो है दूसरे बैंकों को क्या करती है, ब्याज देती है। ठीक है, यानी ऋण देती है, तो उसे क्या कहेंगे, आपका रेपो रेट कहेंगे, आप कह सकते हैं बैंक रेट कहेंगे। ठीक है, बैंक रेट आपका ज़्यादा सबसे फिक्स्ड वहाँ पे, तो आरबीआई के लिए होता है कि आरबीआई जो है दूसरे बैंकों को, यानी जो छोटे छोटे बैंक हैं। अब आरबीआई की बात करेंगे, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई है, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये आएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई। अब इसका जो है आपसे पूछा जाएगा, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी अब जो है ये राष्ट्र के लिए काम करेगी, अब ये नेशनलाइज्ड हो गई। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण इसका हो गया। और अगर आपसे पहले पूछ ले कि इसके जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ यहाँ पे बनाए गए थे। इसके जो है पहले आप कह सकते हैं कि गवर्नर आपके इसके बने थे। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है। आरबीआई को ही जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम ऋणदाता के रूप में भी बैंक
यहाँ पे कौन जाना जाता है? वो आरबीआई ही जाना जाता है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो है अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन है? तो आरबीआई को जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देखे होंगे कि जो नाले होते हैं उनको टैप नहीं किया जाता है, यानी उनको जो है उनमें जो कचड़े होते हैं उनको रोका नहीं जाता है। तो इस वजह से क्या होते हैं? तो अनुपचारित गंदे नाले, ठीक है। अनुपचारित यानी उनका उपचार नहीं, तो यहाँ पे उन्हें कहेंगे अनुपचारित नाले, यानी जिनका जो है कोई उपचार नहीं किया जा रहा है, यानी जिनको टैप नहीं किया जा रहा है। जैसे कि होता क्या है, इस प्रकार से कोई नाला बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। इनके लिए टैपिंग, यहाँ पे एक गड्ढा बनाया गया, तो इसमें पहले पानी गिरेगा, ये भर जाएगा, तो कुछ जो इसके पार्ट होंगे, जो इसमें कचरा होगा, क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, इससे पानी जो है दूसरे से जाएगा, दूसरे गड्ढे में जाएगा, और इसमें जो है जा कर के फिर से जो है क्या करेगा, नीचे जो इसका कचरा रहेगा कुछ इसमें बैठेगा, फिर एक तीसरा रहेगा, उसमें जाएगा कुछ पानी, फिर इसमें कचरा, उसके बाद तब जाके उन नदियों में जाके मिलता है। इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे गंदे नालों में जो कचरा ज़्यादा होता है वो क्या होता है, अधिकतर बैठ जाता है और छन जाता है। इस वजह से गंदा नाले जो है यहाँ पे गंदा नाले का जो पानी है वो क्या होता है, नदियों में डायरेक्ट नहीं पहुँचता है। लेकिन जब इनको टैप नहीं किया जाएगा, इनका उपचार नहीं किया जाएगा, तो क्या होंगे, सीधे जो है प्रदूषण के तौर पर वो जो है नदियों को प्रदूषित करेंगे। तो अनुच्चारित गंदे नाले यहाँ पे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सबसे मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे आंसर होगा अनुपचारित गंदे नाले, क्योंकि नदियों की बात यहाँ पे की गई है, तो नदियों के लिए यहाँ पे जो है गंदे नाले ही जो है सबसे बड़े जिम्मेदार के तौर पर जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना है। प्रश्न है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चे को सूर्य और चंद्र, ये सब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे को जो है क्या किया जाता है, पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनको पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। आजकल अब जो है केवल आप अगर देखेंगे तो जो है ब्राह्मणों में अक्सर हो गया है, ठीक है। पहले जो है सब चीज़ें नहीं थी, थोड़ा सा मतलब लगभग जो भी गुरुकुल में पढ़ने जाते थे क्षत्रिय और ब्राह्मण, उन सब के लिए अनिवार्य रहता था लगभग। अब क्या गया, उस समय के हिसाब से इसको जो है जो यहाँ पे जनेऊ धारण करते थे उसको द्विज कहते थे, ठीक है, द्विज कहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा शादी के बाद अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अनिवार्य कर देते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग कह सकते हैं यहाँ पे, या क्षत्रिय वर्ग, इन सब में जो क्या हो थोड़ा सा अनिवार्यता के रूप में इसको लिया जाता है जनेऊ। उपनयन समारोह उसको कहा जाता है, उपनयन संस्कार भी इसको दे सकता है। तो हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, प्रश्न पर ध्यान रखेंगे, प्रश्न कैसे जो है घुमा करके पूछ रहा है या कैसे पूछ रहा है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो कौन थे? यहाँ पे जीवक थे, ध्यान रखेंगे, जीवक थे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जीवक जो है यहाँ पे किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने जो है किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना जो है, ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर देखिए धन्वंतरी है, तो धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष, किसके? अश्वघोष। और ये जीवक, ये सब जो है किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे सॉरी जीवक नहीं, अश्वघोष, ये जो है किसके दरबार में रहते थे? तो आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। मखली गोसल की अगर बात करेंगे तो इन्हों जो है यहाँ पे मखली गोसल के द्वारा एक संप्रदाय बनाया गया था जिसकी स्थापना की गई थी। उस संप्रदाय का नाम क्या था? आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। नीचे गौतम बुद्ध के जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल में आसुमेलित का चयन करें। तो आसुमेलित जो इसमें है उसका आपको चयन करना है कि कौन। देखिए जन्म जो है इनका कहाँ पे हुआ था, इसकी अगर आप बात करेंगे तो जो सही यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, जन्म जो है इनका लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, एकदम सही है। अब गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जा रही है, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था गौतम बुद्ध का? तो कब हुआ था इनका जन्म? 563 BC में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना 563 BC में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट।
गृह त्याग की बात करेंगे, इनका राजगृह में हुआ था। और घर त्यागने की जो इनकी मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक घर से भाग गए थे अपने बच्चे और अपनी पत्नी को रात में सोते हुए, यानी राहुल जो इनका लड़का था उसको रात में सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, उस घटना को ही जो यहाँ पे गृह त्याग के रूप में जाना गया है। और इसको यहाँ पे कहा गया है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण के रूप में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ठीक है, इसको संबोधि कहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संबोधि बोध गया में हुआ था। और किस नदी के किनारे, तो निरंजना जो नदी थी उस नदी के तट पर जो है इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु जो है इनकी सारनाथ में ना होकर के कुशीनगर में हुई थी, यानी आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो मृत्यु जो है कुशीनारा में हुई थी, यानी कुशीनगर में हुई थी, 483 BC में हुई थी। और 483 BC में ही जो है आपके पहले बौद्ध संगति आयोजित की जाती है अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगत की बात करेंगे, आपके पहले जो है 483 BC में राजगृह में आयोजित की जाती है, अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की जाती है। दूसरी बौद्ध संगत जो है आपकी यहाँ पे 100 वर्षों के बाद होती है, 383 BC में काला सूख के शासनकाल में होती है। कहाँ पे होती है, तो वैशाली में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगत की, तो तीसरी बौद्ध संगत जो है 255 BC में होती है, अशोक के शासनकाल में होती है, पाटलिपुत्र में होती है। अगर बात करें जो आपकी चौथी बौद्ध संगति है, अंतिम बौद्ध संगति है, ठीक है, अंतिम बौद्ध संगत जो है कनिष्क के शासनकाल में, पहली शताब्दी आप कहो या तो जो है 78वीं AD कहो, 78वीं ईस्वी आप कहो, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की जाती है। और इसी आप कह सकते हैं 78वीं ईस्वी में ही जो है कनिष्क का राज्यारोहण होता है, और उसी दौरान जो है उन्होंने शक संवत को भी जारी किया था। और वही शक संवत जो है आज भारत का जो है नेशनल कैलेंडर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें जो सबसे बड़ा शिलालेख है उसकी बात की जा रही है। तो जो सबसे बड़ा शिलालेख रहेगा कौन सा है, 13वां है, ठीक है। और 7वां वाला जो है वो सबसे छोटा है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी में जो है 13वां शिलालेख में ही जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 261 BC में हुआ था, ठीक है, जो लड़ा गया था 261 BC में। और इसके बाद ही जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। और उनको जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी किसने दी थी, उपगुप्त ने दी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अशोक के जो शिलालेख लिखे गए हैं उनकी अगर बात करेंगे तो सबसे पहले जो पढ़ने में सफलता मिली 1837 में किसको मिली, जेम्स प्रीसेप को, जेम्स प्रीसेप को। इनके जो शिलालेख हैं कौन कौन सी लिपियों में लिखेंगे, तो खरोष्टी हो गई, अरमाइक हो गई, और ब्राह्मी हो गई, और एक कौन सी है, खरोष्टी, अरमाइक, ब्राह्मी, और एक चौथी जो है कौन सी है, फटाफट बताएंगे आप लोग कि चौथी जो है इनकी वो कौन सी जो है लिपि रही है, तो वो आपकी ग्रीक लिपि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, संगम साहित्य के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन है, तमिल साहित्य, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, मथुरा कला शैली की बात की जा रही है, ये अपने शिखर पर कुषाण वंश के शासनकाल में पहुंची थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपके मथुरा शैली में निर्मित जो मूर्तियां हुई हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो गुप्त शासनकाल में हुई हैं। इसमें जो है लगभग सभी देवी देवताओं की जो है मूर्तियों को जो है बनाया जाता था। बाकी जो गौतम बुद्ध हैं उनकी मूर्तियों को भी यहाँ पर जो है कह सकते हैं आप नक्काशित किया गया है या उनको भी बनाया गया है। कुषाण काल में जो है मथुरा कला अपने सर्वोच्च जो है स्तर पर थी। आगे यहाँ पे जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, इब्न बतूता की बात की जा रही है, भारत कब और किसके शासनकाल में आया। तो अब देखिए यहाँ पे इब्न बतूता जो है भारत आया किसके शासनकाल में, तो पहली बात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
कब आया है? 1333 में आया, 1333 में आया। अब यहाँ पे जो है इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अपना जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वित्त मंत्रालय इसको दे दिया कि भाई आप वित्त मंत्रालय देखो, आपकी गुड़ा भाग अच्छी है। लेकिन इसने क्या किया कि 1342 में इसको जो है अपना राजदूत बना करके, किसको? इब्न बतूता को कहाँ भेजा? चाइना भेजा। ठीक है, तो अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। कब भेजा था? 1342 में। हाँ, अगर इब्न बतूता का पूछ दे कि भाई किस स्थान से आया था, किस देश से आया था, तो मोरक्को से आया था। ठीक है, मोरक्को। मोरक्को इसकी रबात है राजधानी। ठीक है, मोरक्को, रबात और दिरहम यहाँ पर करेंसी चलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न स्क्रीन पर और यहाँ पे जवाब करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो दूसरा पर्सन है, मोहम्मद बिन तुगलक वो दूसरा पर्सन है। बधाई कौन सी विधा है? बधाई की बात करें, बधाई वगैरह क्या होता है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है। ठीक है, आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो यूपी स्पेशल से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपके यूपी से ही संबंधित हों। ठीक है, यूपी के जो फोल्क डांसेस हैं उनसे, या यूपी के कोई स्थान से आप कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश की कोई मिट्टी वगैरह, मतलब यहाँ का लोकल जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए और यहाँ पे जवाब करिए कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। प्रश्न है, नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? नागरिकता का जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको जो है आयरलैंड के संविधान से ना लेकर के, ना तो सोवियत संघ के, ना तो ग्रेट ब्रिटेन, इसको लिया कहाँ गया है? ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है, ना तो ग्रेट ब्रिटेन, नहीं, ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया है। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेट ब्रिटेन में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पे एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कि आप क्या है कि जब आप इंडिया देखते हो, इस प्रकार से आप इंडिया मान लो बनाए और यूपी जो है इसके एक कोने में है, तो आप क्या लिखते हो कि आप जो है यूपी के निवासी हो, यूपी के निवासी। लेकिन जब नागरिक की बात आती है तो क्या लिखते हो? भारत के नागरिक या भारतीय लिखते हो। आपसे पूछा जाता है कि आपकी मतलब जो नेशनैलिटी है क्या है, वो आप क्या लिखते हो? भारतीय है, आप भारत के रहने वाले नागरिक, आप भारत के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी। लेकिन अमेरिका में क्या है, जैसे न्यूयॉर्क है उसका एक शहर है, लेकिन अमेरिका क्या है? एक देश है। तो अमेरिका की तो नागरिकता रहेगी वहाँ पे जो रह रहा है, उसके अंदर जो आपके स्टेट्स हैं उनका भी वो नागरिक होगा, वहाँ पे निवासी नहीं, वहाँ पे नागरिक के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आयरलैंड से हमने जो है नीति निर्देशकता तो लिया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। सोवियत संघ रूस से जो है हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका से जो हमने निर्वाचित राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और हमारे जो मौलिक अधिकार है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से ही लिया है। आगे देखिए और यहाँ पे जवाब करेंगे। प्रधानमंत्री का पद भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है, ब्रिटेन से ही मंत्रिपरिषद का जो सिस्टम है। ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा है? महासागर है। अगर सब मतलब कृत्रिम के रूप में देखा जाएगा, जैसे कि धान का खेत हो गया, ये आपके कृत्रिम में आ गया। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में धान का खेत क्या होता है? कृत्रिम में आ जाता है। मेथेन, निम्नलिखित में से मेथेन की उपस्थिति कहाँ नहीं दर्ज की जाती है? देखिए, धान के खेत में भी उपस्थित रहता है, गौशाला जो है वहाँ पे भी उसकी मात्रा पाई जाती है, सड़ी गली मिट्टी में भी मीथेन उपस्थित होता है, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी में ये तो पाई जाती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ट्रैफिक सिस्टम का जो यहाँ पे स्टार्टिंग आप कर सकते हैं तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की बात की जाती है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ट्रैफिक सिस्टम किया गया था। कब किया गया था? 1854 में। और इनके द्वारा ही जो है 16 अप्रैल 1853 में क्या चलाया गया था? रेलवे की सिस्टम भी तो स्टार्ट किया गया था। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा जो है हमारे भारत में जो है
ट्रैफिक सिस्टम को शुरू किया गया था। उसमें कौन था? लॉर्ड डलहौजी जो है आपके इंडिया का गवर्नर जनरल था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाराणसी के जो विश्वनाथ मंदिर है उसकी बात की जा रही है, तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे जवाब करेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो कालिदास जो सम्मान है कला के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये यूपी गवर्नमेंट ना होकर के एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करते हैं उनको दिया जाता है पुरस्कार। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल की बात की जा रही है, ये कहाँ पर है? तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो 1910 में इसको स्थापित किया गया, लेकिन ये बनाया कहाँ गया? ये बनाया गया कोलकाता में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। आगे देखिए और अगले प्रश्न यहाँ पे जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। ऑपरेशन जो पोलो है वो किस से जुड़ा है, इसकी बात की जा रही है। तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ कौन है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है कौन? ऑपरेशन पोलो, जो कि आपका 13 सितंबर से शुरू होकर के 18 सितंबर तक चला था। और कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ठीक है, जब यहाँ पे जो रियासतें थी उनके क्या किया जाता? विलय किया जा रहा था भारत में। आगे यहाँ पे जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या बनेगा? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? देखिए पहला लिखा है कि सुकरात प्लेटो के शिष्य थे, वही गलत हो गया। हम पहले इसको सीक्वेंस ही बना देते हैं। देखिए पहले हैं सुकरात, सबसे ऊपर रहेंगे सुकरात। सुकरात के जो आगे पर्सन है वो, यानी उनके नीचे जो पर्सन है, आप थोड़ा सा एरो जो है उल्टा बन गया है, तो एरो को हम लोग इस प्रकार से ना बना के ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यानी सुकरात से जो नीचे था उसका नाम क्या था? प्लेटो था, जिसको प्लूटो भी कहीं कहीं लिखा। देखिए प्लूटो के जो नीचे थे वो कौन थे? अरस्तु थे। और अरस्तु के जो यहाँ पे नीचे हैं वो कौन है? सिकंदर है। अब देखिएगा मैं एक चीज़ बताता हूँ। सिकंदर के गुरु कौन हो गए? अरस्तु हो गए। अरस्तु के गुरु कौन होंगे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन होंगे? सुकरात। तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। ये एकदम सही होगा, क्योंकि सुकरात जो है प्लेटो के शिष्य नहीं थे, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, यानी बी ऑप्शन। प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे? नहीं, प्लेटो जो अरस्तु के ना शिष्य होके अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे। सुकरात एवं प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। ठीक है, सुकरात एवं प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे? नहीं भाई, ये जो है यहाँ पे प्लेटो केवल जो है सुकरात के शिष्य थे, अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे, और सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसके प्रमुख लक्षण की बात की जा रही है, वो है कौन सा? वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। ध्यान रखना क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और अगले प्रश्न को देखिए, इसका बताएंगे उत्तर कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ आराम से मिल जाएगा। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है। तो समुद्री जल जो है कैसे होते हैं? खारे होते हैं। खारे मतलब क्या है? नमक है। तो नमक में क्या होता है? आपका सोडियम क्लोराइड है, यानी Cl होता है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 22 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? अगर यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को ही जो है आपका क्या मनाया जाता है यहाँ पे? विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 22 मार्च को ही मनाया जाता है।
और यहाँ पे 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे विपणन एवं निरीक्षण यानी आपका जो बेचने वाली चीज़ें हैं उनकी बात की जा रही है, जो उत्पाद हैं उनकी बात की जा रही है। तो उनमें यहाँ पे देखिए अब फल वगैरह अगर रहता है तो उस पर FPO लगता है, ये फलों के लिए रहेगा, जो फल उत्पाद रहते हैं। ठीक है, VSI मार्क की बात करेंगे। आपका VSI जो मार्क होता है वो किस पे आपका लगता है, जैसे कि हॉल मार्क हो गया या BSI मार्क जो है, ये सब आपके किस पे लगते हैं, आभूषण जो होते हैं उन पे। ठीक है, आभूषणों पे लगते हैं। ISI जो मार्क होता है वो आपके बिजली के जो उत्पाद होंगे उन पे लगेगा ISI मार्क। तो एक मार्क जो होता है यहाँ पे विपणन एवं निरीक्षण पर लगता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके जो बेहतर क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के एक श्रृंखला के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।